अपना जो बायो सावर्ट नियम तक का जो टेस्ट था मैं आज पेपर पुट कर दूंगा, आपको कल पेपर देना। ठीक है भाई। जो बच्चे स्टूडेंट ऑनलाइन वाले हैं ऑनलाइन क्लासें कंप्लीट करो। देखो फिर कह रहा हूँ, क्लासें कंप्लीट ना रखने से आप प्रॉब्लम में होंगे। टेस्ट कितने भी लगो, आप 1 घंटा क्लास को दीजिए। ठीक है, आप स्कूल भी तो आते हो। बायो सावर्ट तक का कल टेस्ट देना है आपको, ईमानदार से टेस्ट देना है सबको। और वैसे अगर आप नहीं देना चाहो बायो सावर्ट तक का, तो देखो कल वैसे हॉलीडे रहेगा आपका। कल 31 तारीख है ना, कल 30 है ना, कल नहीं रहेगा तो कल टेस्ट मत दीजिए, परसों दे दीजिए। परसों हॉलीडे रहेगा आपका, हॉलीडे रहेगा नहीं रहेगा। आप चाहो तो पूरे का एक साथ दे दो, या आप चाहो तो आधे आधे में दे दो, बताओ टेस्ट। या आप ऐसा हो तो जहाँ तक का मैंने 30 तारीख तक का टेस्ट बोला था ना, समांतर अपने वो आयताकार कुंडली को अपने समांतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा था, वहाँ तक का ही बोला था ना। 2 समांतर धारावाही चालक तार लेते थे, उसके आगे तक। तो आप चाहो तो वहाँ तक दे देना। ठीक है, मतलब अपना जो टॉपिक है, अपना जो क्वेश्चन है, अपना जो टेस्ट लगेगा, वो मैंने ये बोला था ना आपको 30 तारीख तक जो टॉपिक करवाया था, 30 तारीख को जो टेस्ट लगेगा वो दोनों टेस्ट एक में ही लग जाएंगे। फिर उसके बाद में अपने बचेगा क्या अपने पास में कुछ नहीं बचेगा। देखो यूँ मानो आपका कि परसों शनिवार तक का मैटर आएगा। क्या मानो आप, शनिवार तक का मैटर आएगा, ओनली शनिवार तक पूरा पार्ट का। ठीक है, इसके अलावा आप सभी, आपको हो सकता है 2 दिन का रेस्ट मिले, हो सकता है 31 तारीख को तो आपकी क्लास लगेगी। यहाँ 31 तारीख को तो फर्स्ट बैच की तो क्लास लगेगी, सेकंड बैच की क्लास नहीं लगेगी। 1 तारीख को हो सकता है मैं हॉलीडे पे रहूँ, 1 तारीख को मैं छुट्टी पर रहूँगा 99%। तो 2 तारीख को जब आप आओगे तब आपका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, 2 तारीख को आपका क्या लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, और यहीं लिया जाएगा, है ना, यहीं लिया जाएगा 2 तारीख को टेस्ट। जो नहीं आएंगे उनके माता पिताओं को सूचित किया जाएगा। ठीक है भाई, तो आप सबका टेस्ट यही लिया जाएगा 2 तारीख को। मैटर कब तक का आएगा भाई, शनिवार का। कब तक का आएगा, शनिवार तक का। जो बच्चे बीच में नए जुड़े हैं, वो स्टूडेंट जहाँ से पढ़े हो वहाँ से लेके और आज तक जो पढ़ाएंगे या कल तक जो पढ़ाएंगे वहाँ तक का। ठीक है भाई, समझ गए मेरी बात, कंप्लीट समझ गए ना। और कोई दिक्कत अब किसी को, बाकी आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिए। तो अपना जो टॉपिक है आज का जो टॉपिक है वो देख लीजिए, हाँ। तो लिखो धारा मापी, गैल्वेनोमीटर। हाँ जी भाई, अपना जो टॉपिक चलेगा वो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, देखो ध्यान से। GAL गैल्वेनोमीटर है ना, GAL VANO गैल्वेनोमीटर, और इसको बोलते हैं साहब धारा मापी। क्या बोलते हैं साहब इसको, धारा मापी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही शानदार टॉपिक है, इतना ज़्यादा कोई टफ नहीं है। बस आप ओनली समझें इन टॉपिक को। बाकी अपना परसों टॉपिक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, या कल ही कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, कल ही हो जाएगा 99%। और अब तक मैंने आपको सभी क्वेश्चन करवा दिए न्यूमेरिकल। ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लास पुट नहीं करी तो फुल क्लास में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वो क्लास रह रही है। तो सुनिए भाई, धारा मापी क्या होता है। पहली बात तो धारा प्लस मापी, मतलब धारा का मापन करने वाला, मतलब धारा का पता लगाने वाला यंत्र हमारा क्या कहलाता है भाई, धारा मापी। बात समझ में आ गई कि धारा का पता लगाने वाला यंत्र क्या कहलाता है हमारे पास में, धारा मापी। ठीक है, दूसरी बात, इसके द्वारा वोल्टमीटर, और हमारे पास में एक चीज और होती है, कौन सी, धारा, उसको हम माप सकते हैं इसके द्वारा हम। या देखो कई वर्ड एक और आ जाता है, संसूचन करना धारा का। संसूचन यानी पता लगाना धारा का। समझ गए मेरी बात, लाइन लिखो, फिर पूरा समझाएंगे कितने प्रकार का होता है, क्या कहते हैं। लिखो, धारा मापी की सहायता से धारा का संसूचन या पता लगाया जाता है। धारा मापी की सहायता से धारा मापी की सहायता से धारा का संसूचन या पता लगाया जाता है। धारा मापी की सहायता से धारा का संसूचन या पता लगाया जाता है। नीचे लिखे पैराग्राफ चेंज करके, तेरी सारणी को दूंगा मैं, वीर सिंह सुन ले, सोच लो, गुस्सा मत दिलाया था, मैं पहले कह रहा हूँ फिर से। आगे लिखो अगला पैराग्राफ चेंज करके, धारा मापी की सहायता से अमीटर या वोल्टमीटर निर्मित कर सकते हैं। अमीटर या वोल्टमीटर निर्मित कर सकते हैं। अमीटर या वोल्टमीटर निर्मित कर सकते हैं।
क्लियर? आगे लिखिए, धारामापी दो प्रकार की होती है। वो नहीं आया दिल के है? धारामापी दो प्रकार की होती है। पहला लिखो चल कुंडली धारामापी, चल कुंडली धारामापी। और दूसरा लिखिए चल चुंबक धारामापी। चल कुंडली धारामापी है पहला, तो दूसरा चल चुंबक धारामापी। चल कुंडली धारामापी, चल चुंबक धारामापी। ठीक है, अपने जो सिलेबस में है वो ओनली फॉर ओनली कौन सी है भाई? चल कुंडली धारामापी। कौन सी है अपने सिलेबस में? चल कुंडली धारामापी। ये वाला अपना सिलेबस में है। ठीक है, ये वाला अपने सिलेबस में है ये टॉपिक। ठीक है, बाकी वो नहीं है। बाकी ये भी प्रकार का होता है निलंबन कुंडली वगैरह, वो अपने सिलेबस में नहीं है। ओनली फॉर ओनली अपने सिलेबस में ये है। तो आप ये हेडिंग लगा लीजिए, चल कुंडली धारामापी। देखो भाई, चले देखो भाई, सामने देखेंगे आप सभी मेरे साथ साथ डायग्राम उतार लो, ट्रिपल समझा देंगे। मैं बोलता जा रहा हूँ, आप देखते जाए ना। देखो सबसे पहले इसमें एक दृढ़ आधार लिया जाएगा। उस दृढ़ आधार का मतलब समझते हो ना? अरे भाई, कोई डोरी को लटकाते होते आप, एक मान लो किसी से लटकाते होते, एक दृढ़ आधार ही तो होता है वो। अरे भाई, छत से पंखा लटक रहा है, वो कड़ा अपना दृढ़ आधार ही तो है, नहीं है क्या? ये अपना क्या होगा? दृढ़ आधार। और इससे अपन क्या लेते हैं? फॉस्फर ब्रांच का एक तार लेते हैं। क्या लेते हैं? फॉस्फर ब्रांच का हम क्या लेते हैं? तार लेते हैं। और इस तार के हम पास में क्या रखते हैं? आयताकार कुंडली रख देते हैं। क्या रखते हैं? इसके तार के पास में इसे लटका देते हैं। क्या? आयताकार कुंडली लटका देंगे। ठीक है साहब। और इस आयताकार जो कुंडली होती है, इसके ऊपर क्या होते हैं भाई? तांबे के विद्युत रोधी तार क्या होते हैं? लपेटे होते हैं। किसके तार लपेटे होते हैं भाई? तांबे के विद्युत रोधी तार लपेटे होते हैं। फिर इसके नीचे एक, फिर इसको नीचे से बांध देते हैं, वो तार फिर लटका देते हैं इसे। और फिर देखो वीडियो में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यहाँ तक है? बस यहाँ तक ही अपन को काम है। ये लो सर, ठीक है, समझ गए इतनी बात? ये दृढ़ आधार से वापस इसको नीचे से बांध दिया। मान लो आपके पास में ये दृढ़ आधार है साहब, और इसमें से आपने एक तार भेज दिया, और तार में आपने ये कुंडली लगा दी, यहाँ से यूँ बांध दी, और नीचे से फिर आपने इसको बांध दिया। तो मतलब हमारी जो कुंडली है, यूँ मानो यहाँ से एक तार आ रहा है, कुंडली यहाँ बीच में यूँ बंधी हुई है, और फिर हमने इसको यहाँ से लेके यूँ बांध दिया। ठीक है, आपका इस प्रकार से है मामला, समझे आप? आपका इस प्रकार यहाँ से एक तार लग के यूँ लग रहा है, और यहाँ से एक तार लग के यूँ लग रहा है नीचे से, दोनों तरफ से उस कुंडली को बीच में बांध रखी। ठीक है, तो देखो अब फिर इसके बीच में क्या रखी जाती है? एक बेलनाकार लोहे की क्रोड रखी जाती है। क्या रखी जाती है? लोहे की बेलनाकार क्रोड रखी जाती है। देखो भाई, देखिए क्या रखी जाती है? बेलनाकार लोहे की क्रोड रखी जाती है। तो आप सभी बनाते जाएं, इसको बनाने साथ साथ, ताकि थोड़ा टाइम बचत हो जाएगा। ये हमारे क्या हो गया भाई? दृढ़ आधार। ये हो गया हमारा फॉस्फर ब्रांच का तार। ठीक है, इसके बाद में ये हो गया संकेतक, ये हो गया दर्पण। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं इन टॉपिकों से, बड़े बड़ों से ध्यान रखना। छोटी छोटी बात है तो ध्यान रखनी पड़ेगी तुमने, छोटी छोटी।
इस डायग्राम को याद करने से बड़ा इसमें काम है, नाम याद रखना। देखो भाई ये लिख लेना, अवतलाकार है ना, अवतलाकार कटे दर्पण। देखो अगर आपको किसी को पता नहीं है तो अवतल दर्पण है यहाँ पर, है कि नहीं भाई? अवतल दर्पण है, 10वीं क्लास में आप जानते हो, पढ़ेगा अवतल दर्पण कैसे होते हैं। ठीक है, अब इसको बना लीजिए, आपके समझाया डायग्राम एकदम ठीक बना है ना, बना लिया आप सबने? समझाया जाए इसको, पहले बना लो इसको। हो गया? वीडियो चल रहा है? चले, समझो इसको भाई, समझिए बात क्या है ये मामला। और आप ध्यान रखें भाई, आपसे मैं डेली टॉपिक लिखवाऊंगा, जो पढ़ा दिया उसको कल अगले दिन लिखवाऊंगा, आज भी लिखवाऊंगा। लास्ट के 15 मिनट आपको इसीलिए दी जाएगी, यहीं बैठ के आप लिख के जाओगे, जो लिख देगा वो चले जाएगा, जो नहीं लिखेगा वो यहीं बैठा। अब नहीं मत कर, ये बैठ रहे तो हमको क्या दिक्कत, हमको तुम खाना बना देते हैं, ये गैस पड़ा बनाओ और खाओ। ठीक है भाई, देखो भाई सबसे पहले इसका डायग्राम समझिए आप, और डायग्राम समझ लोगे तो इसकी बनावट आराम से समझ में आ जाएगी। खूब अच्छे से आप इसका फिगर को एक बार अच्छे से समझ लीजिए आप। अगर आपको ये फिगर समझ में आ गए, ये डायग्राम समझ में आ गया, तो आप ये मानो आधे से ज़्यादा नहीं 70-80% आपका काम कंप्लीट हो गया। इधर देखो भाई, ये घर की याद आ रही है, वो इधर देखो। सबसे पहले दृढ़ आधार से एक फास्फर ब्रांच का जो तार होता है, उससे हमारी एक आयताकार कुंडली लगती है। अरे ओ मान पाओ, इधर देखो, पकड़ लगाऊंगा। दृढ़ आधार से हमारे पास एक फास्फर ब्रांच के तार से हमारे पास क्या लटकी है? आयताकार कुंडली लटकी हुई है। ठीक है, और इस आयताकार कुंडली पर हमारे पास तांबे के विद्युत रोधी जो तार है वो क्या है? लपेटे गए हैं। विद्युत रोधी, विद्युत रोधी का मतलब मैं आपको पहले समझा चुका हूँ एक बार, कि जो हमारे पास कुचालक होता है, ऐसा लेप होता है जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। जब भी तो आप देखो किसी जब आप पंखे को खोलते हो, कई बार आप कई जगह कई इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे देखते हो लाइट के, इसमें एक तार के पास में दूसरा तार लगा होता है, उसके जस्ट पास में, लेकिन फिर भी वो दोनों बढ़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें कुचालक की विद्युत रोधी की परत होती है, लेप किया जाता है, उस आवरण लगाया जाता है उसके ऊपर। तो आपके पास में ये कुंडली लटका दी यहाँ से, इसके ऊपर विद्युत रोधी तार क्या हो गया? लपेटे गए हैं। और इस आयताकार जो कुंडली है, इसको अर्धवृत्ताकार मतलब नहीं, कटे हुए अवतल के चुंबकीय दर्पण के बीच में रखी जाती है। देखो आप, आधा कट रहा है, अवतल दर्पण है, और उस दर्पण के बीच में रखी गई है। वापिस देख लीजिए, दृढ़ आधार से फास्फर ब्रांच तार से हमारी आयताकार कुंडली रखी हुई है। इसके ऊपर यूं तार क्या हो रहे हैं? हमारे पास विद्युत रोधी तार लपेटे गए हैं, और ये कुंडली हमारी कहाँ रखी है? अवतलाकार कटे दर्पणों के मध्य रखी है। रखी है भाई, अवतलाकार कटे दर्पणों के मध्य रखी हुई है। बात समझ में आ गई? अब ये बात समझ में आनी चाहिए, अवतलाकार कटे दर्पण क्या होते हैं, इनके मध्य क्यों रखी गई है, क्या रखी गई है, इस चीज़ को आप समझ लेना, है ना। छोटा क्वेश्चन हो सकता है, ये पुटअप कर ले आपसे। तो पहली बात तो मैं आपको समझा रहा हूँ पूरे ढंग से और बहुत तरीके से, आप अच्छे तरीके से अपने मन से, अपने तन से, अपने एकदम ध्यान से सुनो। तो भाई देखो, ये अवतलाकार जो कटे दर्पण है, इसके बीच आयताकार कुंडली इसलिए रखी जाती है क्योंकि यहाँ तृतीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? यहाँ पे तृतीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब बात आती है यार कि तृतीय चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है? बात आती है हमारे पास में, तृतीय चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है? देख लीजिए आप, यहाँ दिख रहा है कि यहाँ तक दिख रहा है? दिख जाएगा, ये पता है, दिख जाएगा। चलो पहले आप लिख लो, लिख लो पहले।
मैं समझा दूं एक बार आपको, फिर त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र अलग से छोटा सा टॉपिक उसको करवाऊंगा जब वो समझा दूंगा। तो इधर समझा देते हैं, छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। चलो इसको समझा देते हैं। हाथ आप लग गया। देखो आपके पास में क्या है भाई कि यहाँ पे आपके पास में ऐसा डायग्राम बना दिख रहा है वीडियो में, दिख रहा है। इसके बाद आपका डायग्राम यूँ बना हुआ है, अब आप क्या करते हो, इस जो आयताकार जो कुंडली आपके पास में बनी हुई है इसको आप क्या देखते हो भाई, ऊपर से देखते हो। कहाँ से देखते हो आप उसको, ऊपर से। ऊपर से देखते हो तो ये घूमेगी भाई, घूमती हुई दिखाई देगी। तो ये हमको क्या दिखेगी, वृत्ताकार दिखाई देगी। जब इधर से आप ऊपर से यहाँ से देखोगे कैसे दिखेगी आपको, वृत्ताकार दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी भाई, आपको वृत्ताकार दिखाई देगी, ठीक है। और आपकी जो आयताकार जो ये वाली जो है ये तो आपको वृत्ताकार दिखाई दे रही है धारावाही वाली, और ये आपको कैसे दिखाई देगी, यूं। याद करो अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था, आयताकार कुंडली को हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा था, तब हमने उसकी 4 भुजा ली थी, एक भुजा को यूं लेकर हमने बलागुण निकाला था ना। उस प्रकार का ये हमारे पास में यहाँ क्या आ जाएगी, इसकी एक ये इसकी कुंडली आ जाएगी बेलनाकार। और इनसे हमारे पास में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो इसके तल में से गुजरेंगे अधिकतम। अब समझ में आ जाएगा सुनो। ये क्या है भाई, हमारे पास में बेलनाकार रोड है, ये आप समझ गए अवतलाकार बटे दर्पण या चुंबकीय दर्पण, ठीक है। ये आपके पास में कुंडली होगी, ठीक है। तो अब देखो भाई, आप समझे आप इसमें से कि आपको मैंने क्या बताया कि ये जो धारामापी है, ये जो कुंडली है, ये खा रखी गई है आपकी कटे हुए अवतलाकार दर्पणों के मध्य रखी गई है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या करता है, तृतीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न। अब बात सुनिए, तृतीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तो देखो ये जो अवतलाकार जो दर्पण होते हैं, यहाँ से जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, विकास ध्यान देना, सपोर्ट मार दूंगा देख, मैं बहुत मेहनत करके समझा रहा हूँ, मैं घास काट दूंगा पहले कह रहा हूँ। इधर देख, क्या इसमें ऐसा ही बोलो, इधर आजा बस, तो ध्यान दे। तो मैं कह रहा हूँ टॉपिक को भटकाए नहीं, इसको अपन नहीं रखिए। तो तृतीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्यों भाई? क्योंकि यहाँ से जो सारे के सारे जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास इस कुंडली में से तल से गुजर रही है, गुजर रही नहीं गुजर रही, तो हमारी कुंडली ऐसे है और ये इन्हीं से गुजर रही है, अपने पास में गुजर रही है नहीं गुजर रही है हमारे पास में। तो जब ये सारी की सारी यहाँ से गुजरेंगी तो आपके पास में कुंडली है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर एक बात ये देखें कि हमारी कुंडली और हमारी ये दोनों इस प्रकार से समांतर हो जाएंगी, समांतर होंगी नहीं। और एक इसका जो क्षेत्रफल सदिश है, आप हमेशा देखो, आपको पहले भी पढ़ चुके हो, कोई भी प्रश्न है आपके पास, कुंडली हो, लूप हो, आयताकार कुंडली हो, आपका जो क्षेत्रफल सदिश है वो तल के क्या होता है, लंबवत होता है। तो आपका जो क्षेत्रफल सदिश और आपके चुंबकीय क्षेत्र होगा यहाँ पे, वो एक दूसरे क्या होगा, लंबवत होगा। बीच में कौन क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। इसलिए तृतीय चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे उत्पन्न किया। आयताकार कटे हुए चुंबकीय क्षेत्रों के बीच में इसको क्यों रखी जाती है? क्योंकि भाई जो इससे जो गुजरने वाली एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या है, या अधिकतम जो चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं हैं वो कुंडली के तल से गुजरती है। कहाँ से गुजर रही है भाई, कुंडली के तल से गुजर रही है। और जब तल से गुजरेंगी तो आप भी जानते हो कि हमारे पास में जो कुंडली है वो क्या करेगी, थोड़ी थोड़ी घूमेगी, घूमेगी तो वहाँ पर उत्पन्न होगा, अधिकतम बलागुण उत्पन्न होगा। और बलागुण उत्पन्न हो रहा है यहाँ पे, तो आप देखो बलागुण में आपने 3 चीज पढ़ रखी थी। क्या पढ़ रखी थी कि सर ऐसे हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की लाइन थी, और यहाँ से आप यूँ रखते थे, और ये यहाँ से घूमता घूमता पहले तो समांतर हो जाता था। तो यहाँ भी तो आपकी एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखा जाती थी नहीं जाती थी, और एक बार समांतर हो जाता था, फिर एक बार धीरे धीरे आता था तो वो लंबवत हो जाता था। लंबवत और क्षेत्रफल सदिश इसके क्या होता था, तल के लंबवत होता था, पता नहीं यहाँ पे, तब जाके हमारे क्या उत्पन्न होता था, यहाँ बलागुण। वही आता है। बात समझ में आई आपको? बात समझ में आई नहीं आई? फिर बात आती है, हमने इसको क्या रख दिया भाई, अब आगे इसकी क्रिया विधि को समझिए। तो छोटा सा टॉपिक आएगा, मैंने इसलिए बता दिया आपको। पॉइंट आता तृतीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए रखी गई। आप यूँ कहते क्यों तृतीय चुंबकीय क्षेत्र क्यों, मैंने बता दिया। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे, तो आपको समझ में आया। आपने दृढ़ आधार से फास्फोग्राफ से तार से की कुंडली को यहाँ लटका दी, इसको कहाँ रख दिया, अपने अवतलाकार दर्पणों के मध्य रख दिया आपने, ठीक है। फिर इस अवतलाकार, इस जो कुंडली है आयताकार, इसके मध्य में बेलनाकार त्रोड़ रखते हैं। क्या रखते हैं भाई, इसके मध्य में
बेलनाकार हमने क्या रख दी, क्रोड। अब बेलनाकार जो क्रोड होती है क्या होती है भाई, कच्चे लोहे की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कच्चे लोहे की बनी होती है। और एक ये तरीके से लोह चुंबकीय पदार्थ की होती है। लोह चुंबकीय पदार्थ हम नेक्स्ट चैप्टर आएंगे उनमें पढ़ेंगे, लोह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, सब वहाँ पढ़ेंगे। तो ये लोह चुंबकीय बनी होती है क्यों, नींद आ रही हो तिलकेश, रामायण न चले, नींद नहीं हो, आराम झपकी ले रहा है। तो रात में सोया था क्या, तो कुनारी मेरे झुटला रहा है, सो रहा है। तो मैं था क्या बता रहा था भाई, इसको लोह चुंबकीय पदार्थों की बनी होती है। क्यों भाई, क्योंकि निर्वात की तुलना में यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो अधिकतम गुजरती हैं। और गुजरने के दौरान ये तल के क्या होती है भाई, यहाँ से तल से गुजरती है, कुंडली की तल से। और तल से गुजरने के दौरान यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश, उनके मध्य कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। क्या होता है भाई, कोण उनके मध्य 90 डिग्री का होता है। बात समझ में आ गई। इसलिए हम बेलनाकार क्रोड को इसके मध्य रखकर, बेलनाकार क्रोड कच्चे लोहे की इसलिए। फिर इसके बाद में आगे इसकी कि इस कुंडली में हमने बेलनाकार क्रोड रखी। इसके बाद में हमने क्या लगा, इस पर 2 स्प्रिंग लगा दी, एक T1 स्प्रिंग है और एक T2 स्प्रिंग है। और इसमें T1 से धारा प्रोवाइड कर दी, धारा बहती 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 यहाँ से। क्रिया विधि समझ गए। 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन तो है धारा मापी में बेलनाकार क्रोड का यूज क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है सर, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो धारावाही कुंडली है उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो क्या होती है, तल से गुजरती है। ठीक है, तल में से गुजरती हैं। और गुजरने के दौरान यहाँ पर जो तल से गुजरेंगी तो उनका क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र क्या रहेगा, लंबवत रहेगा। उनके मध्य कोण बनेगा 90 डिग्री। या कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या रहेंगे, एक दूसरे के समांतर रहेंगे, इसलिए इसको रखा जाता है। ठीक है भाई, देखिए क्रिया विधि देखो, खुद भी लिखना, देखो खुद से लिखने की कोशिश ऐसे करोगे। वापस देख लीजिए, सर दृढ़ आधार है, खास पर प्रांत तार से आयताकार कुंडली लटका दी और आयताकार कुंडली को इन दोनों दर्पणों के मध्य रख दी। और देखो भाई, दर्पणों के मध्य रखने के बाद इस कुंडली के भीतर आयताकार के मध्य बेलनाकार क्रोड रख दी। तो इससे हमने क्या जोड़ दी, स्प्रिंग जोड़ दी। और स्प्रिंग श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। और इससे और जोड़ो, इससे एक संकेतक जुड़ा होता है जो इस पर घूमता रहता है, संकेतक। ठीक है, इसके बाद में सर इसमें हमें अवतलाकार दर्पण का ही यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, अवतलाकार कटे दर्पणों का तृतीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसके कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा तल में से होकर गुजरती है। और जैसे ही तल में से होकर गुजरेंगी वो रेखा, वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो वहाँ पर बलागुण उत्पन्न होगा अधिकतम। और चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण कितना होगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। इसलिए हमने इसको अवतलाकार कटे दर्पणों के मध्य रखी तथा इस कुंडली के मध्य में बेलनाकार क्रोड ली जाती है। क्यों, क्योंकि भाई चुंबकीय क्षेत्र रेखा इसके तल से गुजर जाती हैं और गुजरने पर वो कुंडली और जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है या क्षेत्रफल सदिश और आपकी जो कुंडली है वो क्या होती है, उनके मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री। इसलिए बड़ा डिटेल से बहुत तरीके से समझाया मैंने। समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत भाई, समझ में आ गई सबको। देखो नींद उड़ा दूँ थप्पड़ का थप्पड़ की, ध्यान रखना। अब की बार अगर आँख नीचे ना तो सपोर्ट पड़ेंगे। लिखो, डायग्राम बना लिया आप सबने, अरे डायग्राम बना लिया ना। देखो इसमें एक आयताकार कुंडली होती है, इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जो कि दृढ़ आधार से ट्रांसफर ब्रांच के तार द्वारा लटकी होती है, जो कि दृढ़ आधार से फास्फर, ऊपर देख ले फास्फर लिखा है, फास्फर ब्रांच का तार से लटकी होती है, फास्फर ब्रांच के तार से लटकी होती है। इस कुंडली के फ्रेम पर, इस कुंडली के फ्रेम पर कुंडली के फ्रेम पर विद्युत रोधी तांबे के, विद्युत रोधी तांबे के तार लपेटे होते हैं। नीचे लिखे, इस कुंडली को शक्तिशाली अवतलाकार, शक्तिशाली अवतलाकार कटे दर्पणों के मध्य रखा जाता है।
कटे दर्पणों के मध्य रखा जाता है। और धारामापी ब्रैकेट में लिखो आयताकार कुंडली, धारामापी ब्रैकेट में लिखो आयताकार कुंडली में बेलनाकार क्रोड रखी जाती है, बेलनाकार क्रोड रखी जाती है, बेलनाकार क्रोड रखी जाती है, जो कि कच्चे लोहे की बनी होती है, जो कि कच्चे लोहे की बनी होती है। कुंडली के निचले सिरे पर स्प्रिंग जुड़ी होती है। भाई और देखो आप किसी ने नहीं पूछा तो मैं बता देता हूँ कि सर ये फॉस्फर ब्रांच का तार का ही यूज क्यों किया गया, अदर चीज का यूज क्यों नहीं किया गया, क्योंकि आपको पता है, मैंने पहले भी आपको बताया, फॉस्फर ब्रांच तार का इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि एक तो ये मिश्र धातु का बना होता है। किसका बना होता है? ये मिश्र धातु का बना होता है। और मिश्र धातु से बने होने के कारण इसमें क्या होती है भाई, जैसे आपके पास में आपको पता हो। और एक चीज और है, बेलनाकार धारावाही ये क्रोड रखी जाती है। इसका दूसरा और मतलब है, दूसरा मतलब मैं बताऊं आप इसको कि सर हमारे पास में इस कुंडली में क्या लगी होती है, एक संकेतक लग रहा है। अब आपको पता है ये आपकी धारामापी कुंडली है, तो इस पर ये संकेतक लगा हुआ है। अब ये संकेतक यूं यूं घूमता रहता है, घूमता रहेगा, मतलब ये क्या कर रहा है, दोलने गति कर रहा है। अब दोलने गति कर रहा है ये, इसमें क्या हो जाता है, मंदक उत्पन्न होंगे, ऐंठन उत्पन्न होगी। आपके पास में आप एक तार लेते हो स्टील का या वायर का, तो आप उसको यूं यूं करते हो, तो फिर उसको आप तोड़ते हो किसके कारण, ऐंठन के कारण आप उसको यूं तोड़ते हो। वही बात इसमें आपकी दूसरी बात, समझ लिया ना मेरी बात को भाई। तो आपका यहाँ संकेतक लगा होता है और संकेतक आपका क्या करता है, दोलनी गति करने लगता है। तो दोलनी गति करने के कारण इसमें क्या होता है, मरोड़ी उत्पन्न होता है, मरोड़ी को लगे ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। उसको हम दूर करने के लिए इसमें बेलनाकार क्रोड कच्चे लोहे की बनी हुई का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। चाहे तो आप 90 डिग्री वाला लिख दो, चाहे आप ये लिख दो दोलन वाला, इसके मध्य। बात समझ में आई नहीं आई, लिखो। अब लिखिए आ गया सिद्धांत। डायग्राम कंप्लीट बना लिया ना सबने, अरे डायग्राम कंप्लीट कर लिया ना सबने, वापिस से देख लीजिए। चलो वापिस लास्ट में देखो सिद्धांत। जब धारामापी में से धारामापी की कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब धारामापी की कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब धारामापी की कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो कुंडली पर बलयुग्म कार्य करता है, तो कुंडली पर बलयुग्म कार्य करता है, जिससे कुंडली में विक्षेप उत्पन्न होता है। संकेतक करेगा ना भाई विक्षेप उत्पन्न। ठीक है, आगे लिखे। धारामापी की कुंडली में से प्रवाहित धारा, धारामापी की कुंडली में से प्रवाहित धारा विक्षेपक के समानुपाती होती है। लिखो भाई, देखो भाई इसमें एक चीज और लिख सकते हो, प्रवाहित धारा किसके है, विक्षेपक का मतलब फाई, और फाई समानुपाती क्या होता है, आई। क्या आप लिख सकते हो, लिखना चाहो, फाई समानुपाती क्या होता है, आई। कि जो कुंडली में उत्पन्न क्या हुआ था, विक्षेपक, क्या वो कैसे होता है, क्या हुआ, वो तो सही, किसके ऊपर, तो भाई
सही कोई बात होती है, ऐसे तो नहीं ऐसा यार एकदम से पढ़ा रहे हैं एकदम से हंस रहा है, कोई तो बात नहीं। बाद में बताए कुंडली में क्या थी आपके पास में, आपने करंट का फ्लो किया है यहाँ पे। जैसे आपकी कुंडली में से करंट बही यहाँ से, जैसे धारा यहाँ पे आई तो इसमें क्या हो जाएगा, विक्षेप उत्पन्न होने लग जाएगा। आपके पास में एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और आपने वहाँ कुंडली रखी हुई है, तो जैसे आपने उसमें से करंट फ्लो करोगे तो वो धीरे धीरे यूँ होगा कि नहीं होगा भाई, होगा कि नहीं होगा। आपने गैलोमीटर धारा मापी, जब आप इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे जाते हो तो 2 स्विच में तार रखता है और एक स्विच के ऊपर यूँ लगी होती है, जैसे उन 2 तारों का आपके उसमें अड़ाता है तो वो जो धीरे धीरे जो यूँ उठने लग जाती है, यूँ करने लग जाती है, विक्षेप उत्पन्न करने लग जाती है, मतलब बलागुण उत्पन्न हो रहा है वहाँ पे, बलागुण उत्पन्न हो रहा है। तो वो जो विक्षेप उत्पन्न होता है वो धारा के समानुपाती तो है। क्यों, धारा जितनी बढ़ाओगे विक्षेप उतना उतना बढ़ जाएगा भाई, जैसे जैसे करंट बढ़ेगी उतना उतना विक्षेप भी होता जाएगा, नहीं होता जाएगा, यूँ बढ़ता हुआ। समानुपाती का मतलब यही तो होता है, एक बढ़ रहा है तो एक भी यूँ का यूँ बढ़ रहा है, जैसे जैसे धारा बढ़ रही है वैसे वैसे विक्षेप उत्पन्न होता जा रहा है। ठीक है, दूसरी बात भाई, एक लाइन और लिख दो इसमें, लिखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे आयताकार कुंडली पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र रखी किसी आयताकार कुंडली पर लगने वाला बलागुण निम्न है, बलागुण निम्न। देखिए भाई, अब देखिए आप, मैंने आपको क्या बताया भाई, सबसे पहले एक बार वापिस से देख लीजिए, आपकी कुंडली थी और धारा मापी कुंडली में से क्या हो रही थी, धारा बह रही थी, धारा बहने के बाद उसमें क्या हो गया, विक्षेप उत्पन्न हो गया। अरे भाई एक बात बताओ, आपके पास में यूँ होता है और आपके पास में यूँ लगा होता है और आपके पास में ये यहाँ शून्य की स्थिति में पड़ी होती है, जैसे आपके 2 तार यहाँ पे होते हैं उनको यूँ लगाया तो यहाँ से यूँ यूँ घूमने लग जाते, घूमने लगती है, यूँ नहीं लगती, बूढ़े डोकरे तरनाट जैसे गर्दन हिलती है ना, वैसे वैसे नहीं। ठीक है, हाँ वही, ठीक है साहब। तो आपके पास क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है भाई, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, आपके पास में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो यूनिफॉर्म जो मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास में, ध्यान से सुने, आपका जो क्षेत्रफल सदिश है वो दोनों क्या है, लंबवत एक दूसरे के 90 डिग्री का कोण बन रहा है उनके मध्य, तभी तो हमारे पास में तृतीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है हमारे यहाँ पे। और धारावाही हम क्या ले रहे हैं, बेलनाकार करोड़ रख रहे हैं हम इस पेपर, क्यों, ये संकेतक क्या कर रहा है, यूं यूं घूम रहा है, तो कौन सी गति हो रही है, दोलनी गति, और दोलनी गति होने पर इसमें क्या आ रहा है, मंदन गति, मंदन दोलनी गति हो रही है। उस मंदन को उस दूर करने के लिए हम क्या करते हैं इसमें भाई, मंदन को दूर करने के लिए बताओ क्या करते हैं, कि बेलनाकार करोड़ कच्चे लोहे की बनी हुई को इसके अंदर रखते हैं। या आप इसको यूँ कह सकते हो कि इस कुंडली में से क्या होती है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन है, वो लाइनें जब सीधी गुजरती हैं तो इस कुंडली के क्या होती है भाई, कुंडली में से होके जाती है, तल में से होके जाती है। जैसे ये तल में से होके जाएंगी तो कुंडली के क्या हो जाएंगी, समांतर, और या फिर इनका क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कोण कितना बन जाएगा, 90 डिग्री कोण बन जाएगा। राइट, आगे लिखो, क्या लिखा है, क्या लिखा आपने, बलागुण लिख लिया ना, तब देखो आगे ध्यान से देखो भाई, टाउ बराबर बलागुण कितना हो जाएगा, NIA/B sin थीटा, या फिर आपके क्या हो जाएगा, NIA, मतलब IA तो क्या होता है आपके पास में, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, धारा गुणा क्षेत्रफल M होता है कि नहीं होता है, NMB sin थीटा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई। अरे भाई ये सूत्र आपको मैंने परसों ही पढ़ाया है कि धारा गुणा क्षेत्रफल आपका क्या कहलाता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। टॉपिक समझ में आ गया सबके, श्याम, प्रदीप, समझ में आ गया, आ जाएगा ना, अच्छे से घर जाके एक बार पढ़ना इसको आधा 1 घंटे भाई, रोज का रोज पढ़ लो तुम बस, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ भाई प्लीज पढ़ी नहीं पढ़ी, रोज ही तेरे से घर नहीं पढ़ी है ना, तो भाई देखो लिखो आगे, यहाँ तृतीय चुंबकीय क्षेत्र के कारण, यहाँ तृतीय चुंबकीय क्षेत्र के कारण थीटा बराबर कितना होगा भाई, 90 डिग्री होगा। मैं इतनी देर से यही चीज समझाना चाह रहा था, यहाँ तृतीय चुंबकीय क्षेत्र के कारण थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। तो हमारा टाउ कितना हो जाएगा साहब, कितना हो जाएगा भाई टाउ,
या तो आप ये NiO के एक साथ लिख देना, चुंबकीय द्विध्रुवांकों में एक साथ लिख दो इसको आप, देन कल लिखा था ना ऐसे एक साथ लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा MB sin थीटा, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा MB। क्यों भाई, बहुत से मानदंडों को पता नहीं है 990 का मान कितना होता है, ठीक है, उनके लिए प्रॉब्लम। लिया, देखो भाई आप सिद्धांत पढ़ रहे हैं, सिद्धांत में धारा मापी में आपने कुंडली में क्या किया, धारा बहवाई, धारा बहने के कारण उसमें क्या हुआ, विक्षेप उत्पन्न हो गया था, और आपका विक्षेप किसके समानुपाती हुआ था, आपके पास में धारा के समानुपाती हो गया था। फिर आपने बताया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र रखा था, यहाँ पर था, उसमें आपकी कुंडली रखी हुई थी, और उसके कारण लगने वाला बलागुण आपके पास ये रहा। क्यों भाई, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, कुंडली रखी है, ऊपर से देखेंगे तो यूं देखेगी हमारी कुंडली, और यूं देखेंगे नीचे से देखेंगे तो हमारी क्या पता यूं दिखेगी हमारी कुंडली, भाई बलागुण यूं करती रहेगी नहीं करती रहेगी। अपन पहले पढ़ चुके हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली को रखने के कारण चारों भुजाओं के कारण अपन ने बलागुण निकाला है, बल निकाला है, सॉरी बलागुण नहीं, बला F1 F2 F3 F4 निकाला है अपन ने। तो आप देखा वो यूं रखी यूं हो जाती है, तो क्या होगा उसमें बलागुण उत्पन्न था, गुणन उत्पन्न हो रहा है, तो गुणन उत्पन्न होने के कारण हमने क्या निकाला, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज ले लिया, तो फॉर्मूला यूज लेने के कारण हमारे पास त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि इसको हमने इसके बीच में रखा है, क्यों रखा है, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र के कारण। और मैंने बता भी दिया रीजन, उनके मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, और आपने ये यूज करके इसको ये से। अब हमने देखा कि यार आपने धारा बहा दी, ठीक है, आपकी कुंडली विक्षेपित होगी वहां से, तो आपकी क्या होगी, कुंडली मूल अवस्था से साम्य अवस्था से क्या हो गई, एक सपोर्ट मारना इसके मारे सामने देख रहे, तेरे से कह रहा हूँ, ये नीचे क्या इसमें क्या धनमाया गढ़ रही है, फिर आपकी कुंडली साम्य अवस्था से क्या होगी, विक्षेपित होगी। अब हमारा ये तार अब हमारा क्या करेगा, यहाँ से इसको मूल अवस्था में लाने का प्रयास करेगा, भाई इसको क्या करेगा, यहाँ से विक्षेपित हो गई तो इसको मूल अवस्था में वापस लाने का प्रयास करेगा। तो लाने का प्रयास, अब हमारे तार होता है, आप देखो तार ऐसे मुड़ जाता है, तो फिर आप उस तार को यूँ घुमा के फिर आप उसको सीधा करना चाहते हो। आप ध्यान से देखो, स्टील का जो तार होता है, जो वायर होता है, बिना रबड़ का जो वायर होता है, आपने देखा है घर में, जो आप बोलते हो उसका वो आता है ना, स्टील का सा वायर होता है, कई बार एल्यूमिनियम क्या बोलते हैं उसको, सिल्वर, हाँ सिल्वर, वो सिल्वर का जो तार होता है, आप उसको यूँ मोड़ते हो तो टूट जाता है, एक बार ही मोड़ते हो तो उसको यूँ, उसकी साम्यावस्था से क्या हो गया, विक्षेप हो गया। तो जैसे ही विक्षेपित हुआ तो आप उसको वापस उसको क्या करते हो, जैसे जितना विक्षेपित हो उसको वापस मूल अवस्था में लाने का प्रयास करते हो नहीं करते। तो जैसे आप उसमें वापस उसको मूल अवस्था में लाओगे तो क्या होगा, उसमें ऐंठन बढ़ेगी, क्यों, थोड़ा बहुत तो कहीं से टेढ़ा बांका रह ही जाएगा, तो वो ऐंठन उत्पन्न हो जाएगी उसमें, भाई ऐंठन उत्पन्न हो जाएगी नहीं। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है मरोड़ी दोलक और ऐंठन, जो ऐंठन कोण होता है आपका वो समानुपाती होता है आपके विक्षेप के, कि जितनी ऐंठन होती है वो आपका विक्षेप के समानुपाती होता है। और ये और बता दो, आपने मरोड़ी दोलक पढ़ा है और आपने दोलक वाले पार्ट में पढ़ा है, ठीक है, भूल गए तो कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा फॉर्मूला यूज आएगा, बस और कोई ज़्यादा यूज नहीं है। तो आप समझ गए मेरी बात कि आपका क्या था भाई, क्या बताया मैंने, कुंडली साम्य अवस्था से विक्षेपित हो गई, आप उसको वापस मूल अवस्था में लाने का प्रयास करें तो वहाँ क्या उत्पन्न होगी, ऐंठन उत्पन्न। तो हमारा जो ऐंठन है वो किसके समानुपाती होती है, टाउ डैश, ये समानुपाती होती है आपकी फाई के, और टाउ डैश बराबर आपके पास में आ जाएगा इस समानुपाती टाउ सी, और आ जाएगा फाई, क्या आ जाएगा आपके पास में सी। सी आपके क्या है भाई, मरोड़ी नियतांक, क्या है भाई सी आपके पास यहाँ मरोड़ी नियतांक, और फाई क्या है आपके पास, विक्षेपक, भाई दिख रहा है ना वीडियो में, कुंडली में उत्पन्न विक्षेपक। और तो क्या बचा, टाउ तो आप जानते हो बलागुण होता है, समझ गए मेरी बात, तो आप इसको नहीं लिख लो पहले एक लाइन, जब कुंडली साम्य अवस्था से विक्षेपित होती है, ऐसे लिखो, जब कुंडली साम्य अवस्था से विक्षेपित होती है, जब कुंडली साम्य अवस्था से विक्षेपित होती है साम्य अवस्था से विक्षेपित होती है तो फास्पर ब्रांच के तार में, तो फास्पर ब्रांच के तार में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है, फास्पर ब्रांच के तार में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है।
जो कुंडली को साम्य अवस्था में लाने का प्रयास करता है। वो लिखा कुछ लिखा हो अगर आप याद ज्यादा तो नहीं हो रहा है। अर्थात कुंडली पर ऐंठन के कारण, कुंडली पर ऐंठन के कारण, कुंडली पर ऐंठन के कारण बलागुण कार्य करता है, बलागुण कार्य करता है। जो जो कुंडली में उत्पन्न ऐंठन कोण के समानुपाती होता है, जो कुंडली में उत्पन्न ऐंठन कोण के समानुपाती होता है। ठीक है, आप देखो इधर देखिए, अब इधर देख लीजिए, यहाँ एम भी लिख सकते हो और यहाँ अगर आप इसको एम नहीं लेते हो तो क्या आ जाएगा, टाउ बराबर एन आई ए पी आ जाएगा। आ रहा है नहीं आ रहा पहले से ही? अरे देख लो, आप एम यूज नहीं करते, एन आई ए यूज कर सकते हो नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना। अब आप देखो कि सर कुंडली यहाँ से जैसी धारा रही यहाँ से विक्षेपित हो गई और यहाँ से जैसे इसमें ऐंठन हो गई विक्षेपित होने की तरह, तो वापिस हम इसको वापिस इसकी मूल अवस्था में लाते हैं, लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे ही लाओगे तो या तो तार आपका यूँ समांतर हो जाएगा इसका, या आपके लंबवत हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, ऐंठन उत्पन्न हो रही है। ऐंठन उत्पन्न होने के कारण समांतर लंबवत होने के कारण क्या हो रहा है, इसमें घूर्णन उत्पन्न होगा। तो जैसे घूर्णन उत्पन्न हो रहा है वो किसके समानुपाती हो रहा है, इसमें उत्पन्न क्या हो रहा है, ऐंठन के समानुपाती हो रहा है। अब हम इसको दोनों को क्या कर लेते हैं, संतुलन की अवस्था देख लेते हैं। संतुलन की अवस्था कैसे, कुंडली को हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र को रखा तो इसके दौरान क्या उत्पन्न हुआ, बलागुण उत्पन्न हुआ था, वो भी उत्पन्न हुआ। और हमने दोबारा इस कुंडली को यहाँ से विक्षेपित करके देखा, विक्षेपित करने के दौरान वापिस इसको साम्य अवस्था में लाए तो फिर भी इसके ऐंठन कोण की समानुपाती हो रही थी, बलागुण आ रहा था। दोनों को हम क्या करते, बराबर संतुलन की अवस्था में। लिखो लाइन, ये लिख लो पहले आप, ये लिखो। विकास आपको सोया नहीं, कितनी देर सोया? मेरे को लग रहा है ऐसा कि तू कम सोया हो। सुबह कितने ज़्यादा, सुबह ज़्यादा लेट तक उठा है तो आँख में क्या देख, चश्मा लगेगी? चेक करवाया अभी, मरेगा नहीं। ज़्यादा सजेशन मत देने, तेरे हाथ पैर तोड़ दूँगा वहाँ से, सोच ले। जब सेंड कर रहा है, किसमें जा रहा है? चले गए सब मैथ में। जब पढ़ा रहे इसमें नहीं तो दाग पड़ेंगे तेरे में दो चार। शाम एक ही भाई है तो, एक सिस्टर है, एक तू है ना? कौन सी क्लास? देखो जब किस्मत खराब होती है ना बंदे की, जब कल जैसे राजेश पायलट कॉलेज में वो इलेक्शन जीता है, नीरू नितेश बी ए सेकेंड ईयर में, उसकी पेपर ड्यू रह गए। बल्कि गवर्नमेंट रूल ये है, कोई बच्चा पहले ड्यू रह जाए तो इलेक्शन निरस्त होता है या दूसरे को दे देगा। तो मतलब देखो इससे बड़ी मतलब बदकिस्मती किसको कहेंगे, जो आदमी जीत कर भी हार रहा है। बाकी अभी कोई पता नहीं है, अभी फैसला अभी आगे कमेटी करेगी क्या होता है, क्योंकि ड्यू पेपर का नियम ऐसा है नहीं, फेल हो जाता तो तय था 100% की निरस्त होता है, लेकिन ड्यू में अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन बंदे को बदकिस्मती बोलते हैं अपन थोड़ी सी। क्या राजस्थान जैसे निर्मल चौधरी थी, हाँ क्यों, तेरे क्या सत्ता, तेरी जो सत्ता जो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन है देखो इस बारे में अपन कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि क्लास चल रही है, ऑनलाइन भी है, अब जैसे वीडियो क्लास नहीं होती तो इसके बारे में अपन डिटेल से बता देंगे क्लास ऑफ होने को। ये आपने कर लिया। अब लिखो आप नीचे, कुंडली की संतुलन अवस्था में, कुंडली की संतुलन अवस्था में
कुंडली की संतुलन अवस्था कौन सी हो जाएगी भाई? कुंडली की संतुलन हो जाएगी टाउ बराबर क्या हो जाएगी? टाउ डैश। टाउ बराबर कितना था आपके पास में बताओगे कि भाई? C5। अरे C5 था ना, टाउ बराबर C5। तो टाउ बराबर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे C5 साहब। क्यों? क्योंकि एटन कौन से लिख सकते हैं ना, मरोड़ी दोलक से। टाउ बराबर कितना हो गया? C5। टाउ डैश बराबर C5 था ना। तो टाउ बराबर कितना था? आई थिंक NIAB। मीडियम दिख रहा है ना, ये था आपके पास, यही था ना। अब यहाँ से हम किसका मान निकाल लें? अगर हम मान निकालना चाहें तो आई का मान निकालना है यहाँ से। सर अगर आई का मान हम निकालेंगे ये सारा का सारा इसके नीचे चले जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? C5 बटा कितना चले जाएगा? NA और B। ठीक है सर। अब आई बराबर क्या हो जाएगा? C इसके नीचे दे दो और NAB इसको रख लो और इसके ब्रैकेट में यहाँ लगा के 5 को अलग कर। क्यों? क्योंकि मैं कांस्टेंट बनाऊंगा इसको। और आई बराबर ये हो जाएगा K5। क्या हो जाएगा भाई? K5। जहां आपके पास K बराबर हो जाएगा CNAB और ये जो हो जाएगा आपके पास आई बराबर क्या आ गया? K5। अब एक बड़ा दिलचस्प रोचक चीज देखो आप, मैंने आपको अभी शुरू में एक लाइन लिखाई थी कि जब आपकी धारामापी में धारा बहती है तो उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है, और वो जो धारामापी में जो विक्षेप उत्पन्न हो रहा था, वो जो धारा थी वो आपकी विक्षेप के समांतर थी। दिखाया था जितने जितनी धारा बढ़ी थी उतना उतना विक्षेप बढ़ा था। क्या इससे भी तो वही साबित हो रहा है? हो रहा है नहीं हो रहा है? देखो अगर कॉन्सेप्ट को जज के और तरीके से पढ़ोगे तो आप इसका उससे अनुमान लगाइए, वहीं अपन ने सिद्ध कर दिया था इसे, लेकिन आपको यहाँ प्रूव किया था। बात समझ में आई मेरी? जो स्टूडेंट पढ़ने वाले होंगे, जो डिटेल से समझ रहे होंगे, शुरू से अच्छे से समझ रहे होंगे, उनके बात बड़ी रोचक लगेगी और बड़ी दिलचस्प बात है। तो सर आपने दोनों जगह इसको प्रूव कर दिया, बात बहुत अच्छी बात है ये। तो आपके पास ये क्या हो गया? यही धारामापी का सिद्धांत, बस आपका कंप्लीट हो गया ये। अब आप देखो मैंने पूरा लिखवा दिया, मैंने आपको एक चीज़ नहीं लिखवाई। आप मैंने डायग्राम बनवाया था ना, वहाँ से लेके और आपने जो श्रेणी क्रम में जोड़ी थी ना, वो जोड़ी थी, स्प्रिंग जोड़ी थी, वहाँ तक तो आप लिखो बनावट, ऊपर हेडिंग डालो बनावट। मैं भूल गया, जहाँ से आपने लिखा था एक दृढ़ आधार से ट्रांसफर ब्रांच से करके उसके ऊपर डायग्राम में से लिख सकते बनावट, है ना। इसके अलावा आपने लिखा था ना, जब धारामापी से कुंडली में से धारा प्रवाहित होती है, इसके ऊपर हेडिंग दो आप कार्यविधि या नहीं सिद्धांत, प्रिंसिपल सिद्धांत। और ये जो K होता है ना भाई आपका, ये होता है धारामापी का परिवर्तन गुणांक। धारामापी का परिवर्तन इसको होता है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आगे जो डेफिनेशन आएंगी कल उनमें काम आएगा, और मुझे याद नहीं मिला, मैंने पूछा तो जो पिटेगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला काम, आई बराबर C बटे NAB और फाई। ये NAB कहाँ से आया आप चेक कर लो, पीछे मैंने लिखवा रखा है। सभी तो समझ में आया? तो इसको आप एक लाइन में लिख सकते हो, आई समानुपाती क्या लिख सकते हो? फाइव। है कि नहीं भाई? समानुपाती डाउट क्या आएगा? के का मान क्या है? C बटे NAB। इसको थोड़ा लेट चल जाना, 7:15 तक पढ़ा दूँ, पहुँच जाओ 15 मिनट में। क्या ये कोई पूछ नहीं रहा, तू क्यों फालतू चला रहा है? तेरे से कोई पूछता ही नहीं। क्या भाई देख लिया, समझ में आ गया? नहीं रामकेश दिलकेश ना जब भी आओ थोड़ा थोड़ा ही आएगा, तू पढ़ता तो है ना। अब मैंने पहले बता दिया, सुन लिया ना। शनिवार तक का जो मैटर कराया वो टेस्ट में आएगा। टेस्ट आपका लगेगा 2 तारीख को। कितनी तारीख को साहब? 2 तारीख। इसलिए आप सभी
अच्छे से अपनी तैयारी करना और बढ़िया से आपकी तैयारी। और मैं अब की बार आपके घर वालों को सूचित अवश्य करूँगा, आपके सामने जो टेस्ट नहीं देने जाएगा वो उसकी खुद जानेगा, मैं कुछ नहीं। फुल नंबर दूँ तेरी कॉपी? अभी थोड़ा रुक जा, लास्ट में रुक के जाना तो नंबर दूँगा। लिखो भाई कार्य विधि। देखो मैं चलो एक बार डिटेल से वापस बता रहा हूँ, एक बार पूरा विवरण कर रहा हूँ, एक बार वापस से देख लीजिए, पूरा समरी कर रहा हूँ एक बार इसकी मैं। समरी क्या है कि हमारे पास वो समझ ले महाराज कि हमने क्या किया यहाँ पे कि धारा मापी ली। धारा मापी मतलब धारा का संसूचन के काम आती है, धारा का पता लगाने के काम आती है, जो अमीटर वोल्टमीटर इससे बने होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया साहब इसमें कि हमने कौन सी ली, चल कुंडली धारा मापी ली। और चल कुंडली धारा मापी में क्या किया हमने, बताओ भाई। ये सबसे पहले हमने इसकी बनावट ली। बनावट में क्या था, एक दृढ़ आधार से फास्फर ब्रांच के द्वारा एक आयताकार कुंडली रखी। और ये आयताकार जो कुंडली थी आपके पास में, यह अवतलाकार कटे चुंबकीय दर्पणों के मध्य रखी थी। क्यों रखी थी, क्योंकि यहाँ तृतीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तृतीय चुंबकीय क्षेत्र के कारण देखो भाई कि हम अगर इस कुंडली को ऊपर से देखेंगे यहाँ से, तो ये हमको वृत्ताकार दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी, वृत्ताकार कुंडली देगी। तो वृत्ताकार कुंडली दिखाई देने के कारण इसमें से जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो गुजरेंगी, वो इस कुंडली के तल में से होके जाएंगे। तो जैसे कुंडली वृत्ताकार और एक तल में से होके जाएंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे के मध्य, मतलब ये यहाँ पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो इनके मध्य क्या उत्पन्न हो जाएगा, बलागुण उत्पन्न हो जाएगा। और अधिकतम बलागुण उत्पन्न होगा, क्यों, 90 डिग्री का कोण बनेगा तो एनी भी आएगा, और जीरो बनेगा साइन जीरो का तो क्या आ जाएगा, पूरा जीरो आ जाएगा। तो अधिकतम बलागुण के कारण इसमें बलागुण उत्पन्न हो गया, तो इस कारण इसमें तृतीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। दूसरी बात, इसके अंदर हम बेलनाकार धारावाही प्रोड रखते हैं, जो कि कच्चे लोहे की बनी होती है, लोह चुंबकीय होती है। क्यों रखी जाती है लोह चुंबकीय की, क्योंकि इसकी निर्वात की तुलना में इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा तल से गुजार सकते हैं, जिससे चुंबकीय क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कोण 90 डिग्री का होता है। अर्थात हमारा जो संकेतक लगा होता है यहाँ पे, ये क्या करता है, दौड़ने गति करता है। इसमें मंदन गति के कारण, इसकी ये मंदन गति को दूर करने के कारण हम इसमें बेलनाकार प्रोड कच्चे लोहे की बनी हुई रखते हैं। इसमें स्प्रिंग जुड़ी होती है जो कि श्रेणी क्रम में लगी होती है, ठीक है। फिर आगे इसमें बात आई सिद्धांत। सिद्धांत में कुछ भी नहीं है। इस धारा मापी में क्या भाई, हमने कुंडली में धारा प्रवाहित करी। धारा प्रवाहित के द्वारा इसमें क्या हो गया भाई, विक्षेप उत्पन्न हो गया। जैसे ही विक्षेप उत्पन्न हुआ तो वो जो विक्षेप आया तो वो आपकी करंट के क्या था, समानुपाती था। यही बात आई थी। फिर इस दौरान इसमें क्या हो गया, बलागुण उत्पन्न हो गया। तो हम बलागुण जानते हैं, tan टाउ बराबर NAB sin थीटा। थीटा यहाँ पे तृतीय चुंबकीय क्षेत्र के कारण जीरो है, सॉरी 90 डिग्री है। हाँ मतलब जीरो कहाँ से, चांटा मारूंगा नीचे, 90 डिग्री है। 90 डिग्री होने के कारण हमारा टाउ बराबर NAIB आ गया। फिर आपके पास में अगला जब इसमें आया कि जब ये यहाँ से साम्य अवस्था मूल अवस्था से विक्षेपित हो गई थी, तो वहाँ से वापिस इसको हम लेके आए, तो इसमें क्या हो गई, ऐंठन उत्पन्न हो गई। तो वो ऐंठन के कारण बलागुण आ गया। और वो बलागुण हमारे टाउ डैश बराबर क्या है, C5 है। दोनों हमारे पास दोनों बलागुण आ गए, तो टाउ डैश आ गया, एक टाउ आ गया, दोनों को हमने क्या कर दिया, संतुलन अवस्था लगा दी। संतुलन अवस्था लगाने के बाद में क्या आ गया, I बराबर C5 और K का मान यहाँ आ गया C/NAB, ये है। और जो कि धारामापी परिवर्तन गुणांक। इस प्रकार मुझे याद है, उस प्रकार आपको याद होगा, तब फार्मूला। एक भी लाइन भूला क्या मैं, जो आपको लिखा है वही तो याद नहीं है। मैंने कोई रटा नहीं, मैंने कोई देखा नहीं, मैंने ओनली प्रोनली समझा। इस प्रकार आप भी इसको समझे कर जाते और आप इसको अच्छे से याद हो। कार्य विधि देखो, जब धारामापी में से जब धारामापी में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब धारामापी में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में विक्षेप उत्पन्न होता है। नीचे लिखो, इसमें फास्फर ब्रांच तार से जुड़ा समतल दर्पण भी, फास्फर ब्रांच से जुड़ा समतल दर्पण भी विक्षेपित हो जाता है।
विक्षेपित हो जाता है। उससे जुड़े संकेतक भी विक्षेपित, उससे जुड़े संकेतक में विक्षेपक आ जाता है, उससे जुड़े संकेतक में विक्षेपक आ जाता है। बस होता है, नॉर्मल बात है। इसमें 3 क्वेश्चन हो गए, छोटे क्वेश्चन, शॉर्ट नोट बनाओ, जब ध्यान रखें इस बात का। इसके मध्य एक तो धारामापी कहाँ रखी जाती है, अवतलाकार कटे दर्पणों के मध्य रखी जाती है। ये जो संकेतक दर्पण लगा होता है कौन सा होता है, समतल दर्पण होता है। ध्यान रखना है, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, इन क्वेश्चनों को ध्यान रखें और एक फॉर्मूलों को ध्यान रखें। और त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र मैंने समझाई दिया आपको क्या होता है। ज़्यादातर बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मैं टॉपिक भेज दूंगा। त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र 6-7 लाइन का है, आप उसको उतार लेना। डायग्राम आपके पास ये रहा, और जो बच्चों के पास फोन नहीं है उनको मैं कल नोट्स दे दूँगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? भाई वो मैंने समझा तो दिया ही, अब लिखाना चाहो लिख लो। त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र हेडिंग डाल के लिख लो, 5 मिनट में लिखा देता हूँ सबको। त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र। तो आप इसको डायग्राम को बनाएं। डायग्राम बनाओ, ये पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, छोटा क्वेश्चन करो। त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र क्या है? रेडियल फील्ड आ सकता है मैम नंबर में। कल आपके कोशिश करेंगे 99% चैप्टर फिनिश करने की, कुछ छोटा मोटा रहेगा उसको परसों पढ़ाते हैं। बना लिया? ये कुंडली आपकी धारामाही ऊपर से देखने पर यूं आ जाएगी, आपको पता हो तो वहाँ भी अपन ने पढ़ा था जब यूं एक भुजा को निकाला था यूं रख के एक समान चुंबकीय क्षेत्र। और ये जो ये है आपकी बेलनाकार, इसको ऊपर से कैसे दिखेगी, वृत्ताकार। देख लो यहाँ से देखोगे ये सिरा दिखेगा, यूं तो दिखेगा वृत्ताकार। समझने वाले समझ गए, नहीं समझने वाले एक स्कूल वाले बच्चे ध्यान दें प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सबसे। आप क्लासों को कंप्लीट लें और आप जो टेस्ट देते हो स्कूल में यहाँ भी बैठे हो सुने, उस दौरान टेस्ट दीजिए, लेकिन यहाँ का भी ध्यान प्लीज। केमिस्ट्री बायो नहीं, फिजिक्स का ध्यान नहीं। फिजिक्स बायो वाले बच्चों की अच्छी तरीके से बात लगाती है, ध्यान रखना इस बात। बायो वाले बच्चों की ज़्यादातर फिजिक्स बात लगाती है, क्योंकि बायो वाले बच्चों को डेरिवेशन नहीं होता है। और चुंबकीय क्षेत्र वाला पार्ट आपका खत्म होने पे जा रहा है। मैंने इतना गजब से पढ़ाया है, इतना गजब से पढ़ाया है कि आपको एक एक टॉपिक अगर आप ढंग से पढ़े तो आपको उंगलियों पे याद है, नहीं है भाई? मैंने इतना बहुत गजब तरीके से पढ़ाया है, और आगे आने वाले पार्टी में बहुत बेहतरीन पढ़ाऊंगा आपको। और सेकंड फिजिक्स तो मेरे स्कूल में पढ़ ही लिया, फिर उसको भी और बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, बहुत गजब तरीके से पढ़ाएंगे। बाकी सेकंड बुक थ्योरेटिकल होती है, लेकिन फिर भी हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। कुंडली के सदिश क्षेत्रफल, कुंडली के सदिश क्षेत्रफल, कुंडली के सदिश क्षेत्रफल को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने के लिए, कुंडली के सदिश क्षेत्रफल, कुंडली के सदिश क्षेत्रफल को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने के लिए त्रिज्यीय क्षेत्र प्रयुक्त किया जाता है। त्रिज्यीय क्षेत्र प्रयुक्त किया जाता है। त्रिज्यीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए, देखो त्रिज्यीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए धारामापी में प्रयुक्त चुंबक, धारामापी में प्रयुक्त चुंबक अवतलाकार लिए जाते हैं, अवतलाकार लिए जाते हैं, अवतलाकार लिए जाते हैं। साथ में कुंडली के मध्य भाग में,
साथ में कुंडली के मध्य भाग में कच्चे लोहे की बेलनाकार करोड़ का उपयोग करते हैं। कच्चे लोहे की बेलनाकार करोड़ का उपयोग करते हैं। कच्चे लोहे की बेलनाकार करोड़ का उपयोग करते हैं। क्लियर? क्योंकि नहीं, जिसकी, क्योंकि पता जिसकी पारगम्यता अधिक होने के कारण, पारगम्यता अधिक होने के कारण अधिक संख्या में, पारगम्यता अधिक होने के कारण अधिक संख्या में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं। ऐसी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुंडली के तल के समांतर रहती हैं। क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनता है। अर्थात क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनता है। अर्थात क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनता है। हो गया भाई, कंप्लीट है ना। मैंने जो बोला था वही आंसर है भाई, वो का वही है, कोई अलग नहीं है ना। ठीक है, कंप्लीट, आज तक कंप्लीट है। कल आपका मीटर और वोल्ट मीटर हो जाएगा। और आप सभी ध्यान रखें कि जो आपका 4 तारीख का जो भी टाइम रहेगा वो मैं आज या कल बता दूंगा। ठीक है भाई, आप सभी इंतज़ार करें। बाकी उसमें अगर कोई चेंज होगा तो आपसे हम पूछ लेंगे। बाकी कल 30 तारीख है ना, आज कितनी होगी? 29 याद है ना। बाकी आज 29 है, तो आपको मैंने 30 तारीख को बोला था, 29 तारीख को मैं आपको बता दूँगा। तो मैं आपको कल शेड्यूल बता दूँगा। ठीक है, टाइम का। ठीक है, बाकी इस बैच में से जिन स्टूडेंटों को, चलो ठीक है, वो बाद में बात करेंगे। ठीक है भाई, अच्छे से पढ़ो, टेस्ट की तैयारी अच्छे से करो। देखो आपको 2 दिन का रेस्ट मिलेगा, आपको 31 तारीख का रेस्ट मिलेगा, और आपको सैटरडे तक की क्लास, आपको ध्यान रखना, आपको टेस्ट में आएंगे। और स्कूल का जो बच्चों का लाइन्स वाले का पार्ट का टेस्ट नहीं दे, वो टेस्ट दे। जो स्कूल में जो 2 तारीख का टेस्ट है उसको आप पोस्टपोन करके 3 या 4 को दे दें। ठीक है भाई, आपके हिसाब से। ठीक, थैंक यू। ठीक है, बाकी आप अच्छे से पढ़ते रहिए।